मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जेक होता है। जेक एक पोर्ट में होता है जिसका नाम स्पेस पोर्ट था, जो कि स्पेस में ट्रैवल किया करता था। इस आदमी को बहुत देर के बाद होश आया था, जो कि इस पोर्ट में करीब 6 सालों से रह रहा था, जिसके कारण उसकी टांगें पैरालाइज्ड हो गई थी। शुरू में तो हमें ये समझ में नहीं आता कि जेक इस पोर्ट में क्यों रह रहा था, लेकिन अगले ही सीन में हम पास्ट के कुछ सीन्स देखते हैं जिसमें हमें सारी की सारी स्टोरी क्लियर हो जाती है। जेक का एक ट्विन ब्रदर था, जो कि एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट था और वो स्पेस में जाना चाहता था, लेकिन कुछ लोगों ने उसे पैसे लेकर मार दिया। स्पेस में उसे भेजने के लिए नासा का बहुत खर्चा हुआ था और जेक ये नहीं चाहता था कि सारे के सारे पैसे जाया जाएं और वो अपने भाई के ख्वाब को पूरा करना चाहता था। इसीलिए वो अपने भाई की जगह खुद स्पेस में चला जाता है। अब वो किसी दूसरे प्लेनेट को ढूंढने के लिए वहां जाने के लिए तैयार होता है, क्योंकि वो पैरालाइज्ड होता है और उसकी टांगों का इलाज बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो इसीलिए उसके अंदर एक होप होती है कि अगर वो इस काम में कामयाब हो गया तो वो उसको बहुत सारे पैसे मिलेंगे और उन पैसों को यूज़ करके वो अपनी टांगों का इलाज करवा लेगा। बेशक वो पैरालाइज्ड होता है, फिर भी उसको अपने आप पर बहुत यकीन होता है। वो बहुत ही हार्ड वर्किंग मैन है। अब बात की जाए उस प्लेनेट की, तो उस प्लेनेट पर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होती। उसके साथ और भी बहुत सारे लोग उसके साथ जाने वाले होते हैं और वहाँ पर वो अपने लीडर से मिलते हैं। उनका लीडर उन्हें समझाने लगता है कि उन्हें किस तरह से वहाँ के हालातों को फेस करना है और वहाँ पर उनका अगर किसी से सामना भी होता है तो उन्हें किस तरह से उन्हें हराना है। एक आदमी से मिलता है जो उनकी ट्रेनिंग 3 साल तक एक साथ हुई थी, इसीलिए उनकी काफ़ी अच्छी जान पहचान थी और वो आदमी जेक को उसका अवतार दिखाता है, जो कि उस प्लेनेट पर रहा करता था जिस प्लेनेट पर वहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ इस प्रोजेक्ट की लीडर आती है, जो सीधा इस प्रोजेक्ट के हेड के पास जाती है। वो लेडी प्रोजेक्ट के हेड को कहती है कि तुम्हारा जेक को लाने का क्या मकसद था। तो वो उसे कहता है कि इसमें कोई मसला नहीं है। वो बहुत ही समझदार है। कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि हम वहाँ पर क्यों जा रहे हैं। तो वो उसे एक कीमती स्टोन दिखाता है और उसे कहता है कि हम वहाँ पर से ये कीमती स्टोन लेंगे। ये 1 केजी स्टोन 100 करोड़ का बिकता है और ये 1 ग्राम 101 करोड़ का बिकेगा। तो तुम खामोशी से होने दो जो हो रहा है। सीन में हम देखते हैं कि जेक को एक मशीन में डाल दिया जाता है। वो वहाँ से अवतार बनकर के बाहर निकलता है, जिससे पाकर वो बहुत खुश होता है। उसके लंबे लंबे कान, लंबी सी पूंछ और लंबी सी चोटी उसे ब्लू रंग काफ़ी पसंद आता है। फिर जेक एक आदमी से मिलता है जो उसकी काफ़ी तारीफ़ करता है, क्योंकि जेक भी पहले फ़ौज में था और उसकी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी थी। तो वो जेक से कहता है कि तुम आगे बहुत जा सकते हो, लेकिन प्लेनेट पर जाने के लिए वहाँ से लोगों के साथ तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होगा, क्योंकि तुम उनके साथ जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे वो तुम पर उतना ही ट्रस्ट करने लगेंगे। क्योंकि तुम जानते हो ना कि प्रोजेक्ट का हेड यही चाहता है कि हम प्लेनेट से ज़्यादा स्टोन निकाल सके। इसके लिए पहले तो तुम्हें उन क्रीचर से यहाँ से हटाना होगा। इसीलिए अगर तुम सही सलामत रहो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 3 महीने के बाद भी तुम ऐसा ना कर पाए तो हमें मजबूरन यानी कि ना चाहते भी उन पर हमला करना होगा और जंग छिड़ जाएगी, क्योंकि स्टोन तो हमें पाना ही पाना है। लेकिन इसके बदले मैं तुम्हारी टांगों को ठीक करवा के दूंगा। ये सुनकर जेक मान जाता है। इसके बाद सभी उस प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद जेक, जो कि एक अवतार होता है, वहां की चीज़ों को छूने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा क्रीचर पड़ जाता है। तो तभी वो भाग के पानी में कूद जाता है। इस तरह से वो अपनी टीम से बिछड़ जाता है। उनकी टीम उसे ऊपर से काफ़ी ढूंढती है, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। लेकिन वो ये लोग मानकर यहाँ से चले जाते हैं कि ये एक बहुत ही खतरनाक प्लेनेट है, यहाँ पर ज़्यादा देर तक रहना ठीक नहीं होगा। इसीलिए उन्हें लगता है कि शायद वो मर गया होगा। लेकिन जेक उसी जंगल में होता है। तभी हम देखते हैं कि कोई फीमेल उसे देख रही होती है, जिसका नाम होता है निदिल। वो जेक पर तीर चलाने ही वाली होती है कि तभी उसके तीर पर एक फूल आकर बैठता है। तो वह अपना फैसला बदल लेती है और वहां से चली जाती है। अब रात को जेक के पीछे वहां के बहुत खतरनाक जानवर पड़ जाते हैं और वहां पर उस पर अटैक कर देते हैं, मगर जेक उनके साथ फाइट बैक करता है और वो लकड़ी में आग जला के उन्हें वहां से भगाने की कोशिश करता है। तभी वहां मिथी आकर उसे बचा लेती है, लेकिन इसके बहाने उसके बहुत सारे जानवर मारे जाते हैं। तो इस पर निधि को बहुत गुस्सा आता है।
वो जेक को कहती है कि तुम्हें बचाने के चक्कर में मेरे बहुत सारे जानवर मारे गए। निधि उसे कहती है तुम तो बिल्कुल बच्चे हो, और जेक उसे कहता है कि तुम मुझे सिखाओ कि कैसे लड़ा जाता है। तभी जेक के पूरे शरीर पर स्टार जाकर बैठ जाते हैं। निधि इस पर कबीले के सरदार की बेटी होती है, तो वो जेक को अपने कबीले में लेकर जाती है, लेकिन उस कबीले के लोग जेक को मारना चाहते हैं, लेकिन निधि उन्हें रोकती है। लेकिन निधि की ये बात कबीले के एक आदमी को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो आगे जाकर कबीले का सरदार बनने वाला होता है। लेकिन निधि की माँ, जो कि वहाँ की रानी होती है, वो निधि को कहती है कि मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ कि तुम जेक को यहाँ के सभी तौर तरीके सिखा सकती हो। दूसरी तरफ जेक की असल दुनिया में आँख खुलती है, तो वो उठकर उन्हें बताने लगता है कि मैंने उन लोगों को ट्रस्ट जीत लिया है, पहले स्टेप को पार कर लिया है, जिसे सुनकर सब लोग काफ़ी खुश होते हैं। अब नीचे निधि जेक को काफ़ी कुछ सिखाने लगती है, जैसे कि हॉर्स राइडिंग वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ हम प्रोजेक्ट की लीडर को देखते हैं, जो कि अपनी टीम को लेकर उस जगह पर आ जाती है जहां पर उनका एक छोटा सा कैबिन होता है। वो पहाड़ों के बीच बीच बादलों के बीच जब उड़ रहे थे, तो उनको ये व्यू बहुत ही चार्मिंग लगता है, और इस तरह से जेक की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और वो वहाँ के तौर तरीके अच्छे से सीख जाता है, जैसे कि हॉर्स राइडिंग और तीर चलाना, और सबसे बड़ी बात नेचर से प्यार करना। निधि जेक को एक ऐसी जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर उसे एक परिंदे से मिलाती है और उसे कहती है कि ये हमें लेकर उड़ सकता है, और पता है कि इसकी खासियत क्या है, ये अपना राइडर खुद चुनता है। वो सारी ज़िंदगी उसी को लेकर सिंसियर रहता है और उसी को लेकर उड़ता है। लेकिन ख़तरे की बात यह है कि ये तुम्हें चुनने के समय को तुम्हें काफ़ी सावधान रहना होगा, क्योंकि ये तुम्हें मार भी सकता है। अब ऐसा ही होता है, लेकिन जल्द ही जेक उस परिंदे को चुन लेता है और उस परिंदे पर काबू पाकर उसके ऊपर बैठकर उड़ने लगता है। निधि और जैक अपने अपने परिंदे पर उड़ रहे होते हैं, दोनों बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। वो जगह काफ़ी खूबसूरत होती है, लेकिन इनके पीछे एक खौफनाक परिंदा पड़ जाता है, लेकिन जल्द ही ये लोग अपनी जान बचा लेते हैं। वो नीचे जेक को बताती है कि इस जानवर की सवारी करना सबसे मुश्किल है और इसके बारे में ये माना जाता है कि ये दुनिया को ख़त्म कर सकता है। अब जेक को यहाँ पर 3 महीने गुजर जाते हैं, तो कर्नल उसके ऊपर उसे वापस बुलाता है और कहता है कि जो काम मैंने तुम्हें कहा था वो काम तुम भूल गए हो। तो जेक उसे कहता है कि मैं काम भूल नहीं रहा, बस कल उनका एक इवेंट है जिसे उनके सारे लोग मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे और मैं उनका हिस्सा बन जाऊंगा। तो कर्नल उसे कहता है कि अगर तुमने ऐसा ना कर सके तो मैं तुम्हें वापस ज़मीन पर भेज दूंगा। तो जेक कहता है कि आप चिंता मत करें, मैं इससे ज़रूर कामयाब हो जाऊंगा। तो कर्नल कहता है कि चलो देखते हैं। अगला दिन आ जाता है और इवेंट में सारे लोग जेक को अपना साथी मान लेते हैं। कबीले का सरदार भी उसे अपना मेंबर मान लेता है। आगे हम देखते हैं कि निधि उसे एक ऐसा दरख्त दिखाती है जो कि हर वक्त चमकता रहता है। यहाँ पर निधि जेक को बताती है कि तुम चाहो तो कबीले की किसी भी लेडी को चुन सकते हो। तो जैक उसे कहता है कि मुझे तो तुम अच्छी लगती हो, जिस पर निधि मुस्कुरा देती है। अभी हम देखते हैं कि कर्नल वहाँ पे आके सभी पेड़ पौधों को गिराने लगता है, क्योंकि उसने अपना काम शुरू कर दिया होता है, जिस पे सारे कबीले वालों को बहुत गुस्सा आता है। अब जेक अपने लोगों को रोकने की नाकाम कोशिश करता है, लेकिन इंसान कहाँ रुकने वाले थे। ये सब देखकर जोसेफ, जो कि एक नया अवतार बनने वाला था, वो जेक पर हमला कर देता है, लेकिन निधि वहाँ आकर उसे बचा लेती है। अब प्रोजेक्ट की लीडर कर्नल को बताती है कि ज़रूरी नहीं है कि तुम उनके दरख्त को हटाकर और उनकी ज़मीन को खोद कर ही उन स्टोन को हासिल कर सको, क्योंकि ये स्टोन चारों तरफ हैं। और तब जेक भी वहाँ पर आ जाता है और कर्नल और उसकी प्रोजेक्ट के हेड को कहता है कि आप लोगों को इसे स्टोन क्यों चाहिए, क्योंकि वो लोग कभी भी यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। कर्नल जेक से कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि अगर ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे मजबूरन मुझे उन पर हमला करना पड़ेगा, और कल सुबह ऐसा ही होगा। और वो जैक को एक और मौका देते हुए कहता है कि तुम एक बार अपने अवतार में जा सकते हो और उनके साथ डील कर सकते हो, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी मौका है। प्रोजेक्ट की लीडर और जेक अपने अपने अवतार में जाकर वहाँ पहुँच जाते हैं और उन लोगों को सब सच बता देते हैं कि मुझे यहाँ पर इसलिए भेजा गया था कि मैं तुम लोगों को यहाँ से हटा सकूँ, ताकि यहाँ पर खुदाई करके हमें कुछ ज़रूरी स्टोन मिल सकें। तो निधि ये सुनकर रोने लगती है और चिल्लाने लगती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। अभी कर्नल अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुँच जाता है। जेक हमला ना करने के लिए उसे मिन्नतें कर रहा होता है। अब उस प्लेनेट को लोग कर्नल पर हमला कर देते हैं, लेकिन ये लोग बो और एरो के साथ उससे जीत नहीं सकते। कर्नल उनके ऊपर बॉम्ब से हमला कर देता है, जिसके साथ हर तरफ आग लग जाती है और कबीले के लोग डरकर वहाँ से रोने लगते हैं और भागने लगते हैं। एक फीमेल जेक के पास जाती है और उसे खोलकर कहती है कि हमारी जान बचाओ, लेकिन इतनी ही देर में कर्नल उस दरख्त को गिरा देता है जिनको ये लोग पूजते हैं। ये देखकर सभी लोग बहुत दुखी होते हैं और उनसे इंसानों पर बहुत गुस्सा आता है।
जाता है। इन सब के बाद निधि के फादर यानी कि इस कबीले के सरदार की भी मौत हो जाती है। इस बाद प्रोजेक्ट का हेड सभी को ये ऑर्डर देता है कि ये प्रोजेक्ट की लीडर को और जेक को अरेस्ट कर लिया जाए। लेकिन तभी यहाँ पर एक पायलट आती है जो कि फाइटर प्लेन चलाया करती थी, वो उनको वहाँ आकर बचाती है। अब सभी लोग एक सब स्पेसशिप में होते हैं जहाँ पर कर्नल की फायरिंग की वजह से प्रोजेक्ट की लीडर को गोली लग जाती है। एक दोबारा अपने अवतार में वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि सारे लोग यहाँ से किसी और जगह चले गए हैं। वो वहाँ पहुँचता है जहाँ उनका रिलीजियस पेड़ था। उन्हें लग रहा था कि जेक यहाँ से भाग गया है और लौट के कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन अब की बार जेक उस परिंदे के ऊपर बैठकर आता है जिसकी सवारी करना इम्पॉसिबल था। उन सब लोगों का यही मानना था कि जो कि इस परिंदे की सवारी करेगा वो उनकी सभी मुश्किलों का हल कर सकता है। जब जेक इन लोगों के पास आता है तो वो बहुत खुश होते हैं और ये सोचते हैं कि वाकई ये डर के नहीं भागा था, वो हमारी मदद के लिए आया है। ये देखकर वहाँ के सारे लोग और निधि बहुत खुश हो जाते हैं। तभी जेक उनसे पूछता है कि हमारे एक साथी जख्मी है, क्या उन्हें ठीक किया जा सकता है? तो एक औरत उन्हें बताती है कि अगर वो अपने अवतार में हमेशा के लिए वापस आ जाए तो कुछ हो सकता है। लेकिन सभी लोग चाहकर भी उस प्रोजेक्ट की लीडर को नहीं बचा पाते और उसकी मौत हो जाती है। अब जेक ये ऐलान करता है कि हम कर्नल के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। वो सब लोग उसकी तरफ हो जाते हैं और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्नल ये जानता था कि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कर्नल भी डर रहा होता है, लेकिन उसके पास बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। दूसरी तरफ जेक की टीम के पास सिर्फ बो और एरो ही है। लेकिन जेक इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता कि उसके पास कैसे हथियार हैं, लेकिन वो उस प्लेनेट को अच्छी तरह से जानता है। अब वो उस प्योर ट्री के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम इस जंग को जीतने में हमारी मदद करना, क्योंकि कर्नल इस प्लेनेट को तबाह करने के लिए आ रहा है और तुम हमें हारने मत देना। इसके बाद कर्नल अपने स्पेसशिप को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। वो बहुत ज़्यादा आर्मी लेकर आता है। वो उन पर हमला कर देता है और अपने पहले ही शॉट में प्योर ट्री की तरफ करता है। लेकिन इससे पहले कि प्लेनेट के क्रीचर आ जाते हैं, जैक भी अपने क्रीचर के ऊपर बैठकर वहां पहुंच जाता है। वो भी कर्नल के साथियों के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन कर्नल के सिपाही उन पर बहुत भारी पड़ते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ही एडवांस वेपन होते हैं, इसीलिए वो अपनी फायरिंग से बहुत नुकसान करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उस प्लेनेट के क्रीचर भी बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। वो उनके स्पेसशिप के ऊपर कूद जाते हैं जिससे उनके जहाज़ क्रैश हो जाते हैं। कर्नल वहाँ से बहुत ज़्यादा क्रीचर को अटैक करने लगता है। अब वहाँ से प्लेनेट अपना फाइटर प्लेन लेकर आ जाती है, लेकिन कर्नल एक क्रीचर पर हमला कर देता है जिससे वह जख्मी होकर गिर जाता है। यहाँ पर बहुत तबाही होने लगती है। इस फायरिंग की वजह से उस कबीले के नए बनने वाले सरदार को भी गोलियां लग जाती हैं और उसकी भी मौत हो जाती है। कर्नल का अगला टारगेट होता है कि वही प्योर ट्री को, जिससे नष्ट करने के बाद वो उन लोगों को कंट्रोल करना चाहता था। दूसरी तरफ हम निधि को देखते हैं कि जो बहुत घबराई हुई होती है, लेकिन इससे पहले कोई निधि पर हमला करता जेक की दुआ कबूल हो जाती है जो कि उसने उस प्योर ट्री के पास की थी। दूसरी तरफ में बड़े बड़े परिंदे आने लगते हैं जिन पर इन गोलियों का भी कोई असर नहीं होता। कर्नल और उन सब लोगों पर जिनके पास वेपन पकड़े होते हैं उनके ऊपर हमला कर देते हैं। उनके जहाज भी गिरने लगते हैं और जिस वेपन से वो प्योर ट्री पर हमला करने वाले थे, जेक उसके ऊपर हमला करके उसे भी क्रैश कर देता है। अब जेक कर्नल के जहाज पर भी हमला करता है जिससे उसका जहाज भी तबाह हो जाता है, लेकिन कर्नल और जेक नीचे कूद जाते हैं जिसके साथ उसकी जान बच जाती है। तभी कर्नल को वो कैबिन नजर आता है जिसमें जेक होता है, तो वो सोचता है कि इससे ख़त्म करके जेक के अवतार कैरेक्टर को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। लेकिन इससे पहले कि वो जैक पर हमला करता, एक क्रीचर आकर कर्नल पर हमला कर देता है, लेकिन कर्नल उसे बहुत बुरी तरह से मारता है और उसे ख़त्म कर देता है। अब जेक भी वहाँ पर आ जाता है और आके अपने ह्यूमन वर्जन को बचाने के लिए कर्नल के जहाज के ऊपर कूद जाता है, लेकिन कर्नल उसे चोटी से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और उसे ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन इससे पहले कि वो जैक को मारता, वहाँ पर निधि आ जाती है। वो कर्नल पर इतनी जोर से एरो चलाती है कि वो सीधा कर्नल को लगता है और वो कर्नल वाकई में मारा जाता है। जेक भी बेहोश हो जाता है क्योंकि वो भी इस हमले में जख्मी हो जाता है। जेक कैबिन में वापस आता है तो उसे वहाँ सांस नहीं आ रही थी क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी रह गई थी, लेकिन निधि वहाँ आके उसे ऑक्सीजन मास्क लगाती है। अब दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं क्योंकि निधि ने जेक की जान बचाई थी और जेक ने निधि का प्लांट। अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि बाकी सब लोगों को वापस धरती पर भेज दिया जाता है, लेकिन सिर्फ जेक वहाँ पर रह जाता है और कुछ अच्छे लोग जो क्रीचर के साथ मिलकर रहने वाले थे। अब जेक को भी उसकी बॉडी से हमेशा के लिए निकालकर अवतार कैरेक्टर में बदल दिया जाता है और यहाँ इस मूवी का पहला पार्ट समाप्त हो जाता है। गुड बाय।